हम्म तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन पावर एनर्जी विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल। अच्छा, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। किस रेट से वर्क किया जा रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम। तो पावर इक्वल टू होता है वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों फार्मूला ही है ना। अगर ये तीनों फार्मूला कैसे आया वो अगर देखें तो रुको, वो भी दिखा दे रहे हैं हम कि तीनों फार्मूला वी आई से ही आ जाएगा। तो ये फार्मूला कैसे आया वो दिखा देते हैं। देखो, फार्मूला कैसे आया, P इक्वल टू वी आई है, ठीक है। P इक्वल टू वी आई है। अगर V ओम्स लो से V इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लो के हिसाब से। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ से अगर V के जगह पे, यहाँ V के जगह पे अगर आई आर पुट कर दे इस फॉर्मूला में, P इक्वल टू P है जो पहला फॉर्मूला है, वहाँ पे V के जगह पे अगर आई आर पुट कर दे, आई आर पुट किए, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया वी आई के बाद। P इक्वल टू वी आई के बाद और एक फॉर्मूला मिला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा, अब एक बार V का वैल्यू तो पुट करते, एक बार I का पुट करके देखते हैं। I का पुट करते हैं, तो अगर I का पुट करें, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, क्योंकि P बोल रहे हैं, V इक्वल टू आई आर होता है ना, आई आर। तो अगर I का देखें तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। तो I इक्वल टू वी बाई आर जब पुट करते हैं हम लोग P इक्वल टू वी आई में, मतलब पहला जो फॉर्मूला है उसी में, तो यहाँ हो जाएगा V बाई आर। तो V इंटू वी हो गया वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया। फिर से देख लो अच्छे से, P इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लो के हिसाब से। ये हो रहा है ओम्स लो, ओम्स लो से हो रहा है ये, ओम्स लो से हो रहा है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर P इक्वल टू वी आई में V का वैल्यू पुट कर दिया आई आर, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर। V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आई स्क्वायर आर बन गया। अच्छा, एक बार V का वैल्यू पुट कर चुके, इस बार I का वैल्यू पुट करते हैं। तो I का वैल्यू हो जाता है ओम्स लो से I इक्वल टू वी बाई आर। तो वो अगर पुट करें तो बन जाएगा V इंटू वी बाई आर, दैट इज़ वी स्क्वायर बाई आर। तो यही था ये। अब आते हैं वापस। तो पावर हो गया। तो एग्जांपल के लिए ये 100 वाट बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। एक 100 वाट का बल्ब जो है, 100 जूल एनर्जी का यूनिट होता है, जूल है ना, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो 100 वाट का बल्ब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उतना एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर है एनर्जी, पावर था रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। पर यहाँ अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी है टोटल पावर कंज्यूम ओवर टाइम। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, है ना। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, जूल्स, इसका यूनिट जूल्स होता है या फिर किलोवाट आवर, है ना। टोटल पावर कंज्यूम ओवर टाइम वो होता है एनर्जी, इसका यूनिट होता है जूल्स या फिर किलोवाट आवर। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें, एक 100 वाट का बल्ब है, वो यूज़ फॉर 10 आवर्स। एक 100 वाट का बल्ब को हम लोग 10 घंटा, एक 100 वाट का बल्ब हमारा 10 घंटा अगर मान लो पूरा दिन में जला, ठीक है, तो वो 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है तब, है ना, 1 किलोवाट आवर। क्योंकि देखो 10 आवर्स तक जला, है ना, 10 आवर्स तक जला, तो इसका मतलब 1 यूनिट बिजली, किलोवाट आवर, 10 आवर वो चला ना, है ना, 10 आवर वो चला, तो वो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट बाई 10 मतलब 100 बाई 10 अगर करे, नहीं, हाँ सॉरी, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई नहीं,
देखो एनर्जी है टोटल पावर कंज्यूम ओवर टाइम, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। एग्जांपल के लिए ले ले, एक 100 वाट का बल्ब है जिसको यूज़ कर रहे हैं 10 आवर्स के लिए, तो वो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा उतना सोचना नहीं है बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कंपेयर पावर एंड एनर्जी। पावर क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट है, पावर बताता है किस रेट से कंज्यूम हो रहा है। एनर्जी क्या है? क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल कितना कंज्यूम हो रहा है ना। पावर का काम है ये बताना कि किस रेट से, किस रेट से, इतना रेट से, इतना रेट से, मतलब कि देखो यहाँ दिया था ना पावर, जैसे कि 100 वाट का बल्ब है, 100 जूल एनर्जी पर सेकंड, मतलब हर सेकंड वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। किस रेट से कंज्यूम कर रहा है वो बताना काम है पावर का, और एनर्जी का काम है टोटल बताना। पावर की यूनिट होता है वाट और एनर्जी का होता है किलो वाट या फिर जूल। पावर इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला अगर देखें, सॉरी हाँ, पावर इक्वल टू वी आई और एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एग्जांपल के लिए 100 वाट का फैन पावर में, और यहाँ एग्जांपल के लिए एनर्जी में, एग्जांपल के लिए 60 वाट का फैन है जो 5 घंटा चला, तो 300 वाट आवर वो चला। पावर इनटू टाइम कर दो बस। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले कंडक्टर, जितना भी वायर्स देख रहे हो आप सब कंडक्टर्स है। जितना भी वायर जो हम लोग बल्ब जलाने के लिए हो गया, फैन चलाने के लिए हो गया, फ्रिज चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, पूरा घर का जितना वायरिंग है सब कुछ जिसमें करंट दौड़ रहा है, करंट जा रहा है, वही कंडक्टर से, मतलब अलाउ करंट फ्लो इजीली, जिसमें इजीली करंट फ्लो कर रहा है ना, वो कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट इजीली, बस सिंपल डेफिनेशन। लो रेजिस्टिविटी होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर भी है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर भी बोला जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, मतलब करंट को रोकने का जो क्षमता है ना, कि वो बहुत कम करंट को रोकता है, मैक्सिमम करंट को वो पास होने देता है। देन है इंसुलेटर्स, डू नॉट अलाउ करंट फ्लो डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो इजीली। वो बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने का क्षमता कितना है, बहुत ज़्यादा क्षमता है रोकने का। एग्जाम्पल के लिए रबर, प्लास्टिक, ये सब। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एग्जाम्पल के लिए देख ले तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सॉरी सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इसका जो रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टर से कम, कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है, मतलब बीच में आता है ये। कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी सबसे कम है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा इंसुलेटर्स का। तो कहीं ना कहीं ये बीच में आ रहा है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी मतलब रोकता नहीं है करंट को, जाने देता है कंडक्टर्स। फिर आते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, जो करंट को जाने तो देते हैं पर उतना ज़्यादा नहीं। सेमीकंडक्टर्स जो है कंडक्टर से थोड़ा कम करंट जाने देता है। फिर सबसे लास्ट में आता है आपका इंसुलेटर्स, है ना। इंसुलेटर जो करंट को जाने ही नहीं देता है, मैक्सिमम करंट को जाने ही नहीं देता है, रोक देता है। तो सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, याद रखना है एकदम, 2 ठो कम से कम। प्रॉपर्टीज़ अगर देखें कंडक्टर्स के पास, कंडक्टर्स इतना इजीली कैसे करंट को जाने देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत, है ना। इंसुलेटर्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर के पास कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग का कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। विथ टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, और उतना ज़्यादा फिर करंट भी, मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। विथ टेम्परेचर एंड डोपिंग, डोपिंग एक प्रोसेस है ना, जहाँ इम्प्योरिटीज़ को मिलाया जाता है, वो छोड़ो, वो बाद में, ठीक है। फिर है एनर्जी बैंड डायग्राम्स। कंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है ओवरलैप करता है,
ये आपको हम बना के दिखाएंगे, अभी इसमें बस बता दे रहे हैं, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम्स। इंसुलेटर्स में लार्ज बैंड गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे, नो कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स में होता है आपका स्मॉल बैंड गैप, है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। कंडक्शन पॉसिबल विथ टेम्परेचर या डोपिंग। डायग्राम्स यूजुअली आस्क, आई विल प्रिपेयर ए लेवल स्केच। चलो, तो ये डायग्राम हम आपको बना के दिखा देंगे। फिलहाल बस यही समझ लो कि कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है ना, कोई गैप नहीं है। इंसुलेटर्स में बहुत बड़ा गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जैसा, कोई इसलिए कोई कंडक्शन नहीं होता। देन सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है रेजिस्टेंस एंड लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ओपोजिशन टू करंट, करंट को रोकना, है ना, वो होता है रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ पे, है ना, मान लो यहाँ आपका ये वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, या फिर इसको रुको डॉट से बनाते हैं। ये आपका वायर है और ये सब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जो रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को रोकता कौन है? क्योंकि यहाँ बस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ एटम्स भी है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है बार बार एटम से टकराता रहता है और रुकता है, क्योंकि देखो वो भी तो एटम से ही मिलके बना है ना वायर। कोई भी चीज़, जो भी मैटर है, सब हर चीज़ एटम से ही मिलके बना है। तो एटम, उस वायर के जितना एटम्स है वो तो अपने जगह से नहीं हिल रहा है, वो तो अपने जगह पे ही है। मूव कौन कर रहा है? मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रास्ते में, मतलब पूरा रास्ता जो है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें एटम्स तो रहेगा ही अपने जगह पे। एटम्स तो कहीं भाग के नहीं जा रहा है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टकराता रहता है एटम से, तो टकरा के इधर उधर बस होते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, मतलब एकदम रैंडम मोशन में रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर वही टकरा के जाते रहता है और वैसे ही करंट फ्लो करते रहता है। तो यही होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, अपोजिशन टू करंट। फॉर्मूला होता है इसका R इक्वल टू रो L बाई ए। आर, रो होता है रेजिस्टिविटी, किसी वायर का कितना रेजिस्टिविटी है, मतलब कितना क्षमता है करंट को रोकने का, वो होता है रो। L होता है वायर का लेंथ, और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कितना मोटा वायर है ना, कम मोटा, ज़्यादा मोटा, ठीक है। लो 1 है रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब अगर लेंथ बढ़ाएंगे, जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब समझो वायर लंबा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने वाला रास्ता भी लंबा हो गया। अब रास्ता लंबा है और रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा ना चलने में। तो वैसे समझ लो इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर दूसरा है लॉ 2 है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर रास्ता को चौड़ा कर दे बहुत ज़्यादा, मतलब पत्थर, तो क्या होगा, आसानी होगा थोड़ा, और सकरा एकदम रास्ता हो तो जाने में दिक्कत होगा ना। तो वही चीज़ है कि एरिया अगर बढ़ा दे, है ना, एरिया बढ़ा दे, जगह बढ़ा दे, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में सुविधा होगा। मतलब वायर को जितना मोटा करेंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। एरिया बढ़ाएंगे मतलब वायर को मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। वहीं पे लेंथ पे देख ले तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। लास्ट 3 है डिपेंड्स ऑन मटेरियल रेजिस्टिविटी, मतलब इस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, कि देखो कॉपर का वायर है एक और एक सिल्वर का, तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा, है ना। वहीं पे कॉपर का एज कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो उतना इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पास नहीं होने देगा, है ना। तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? पॉजिटिव टेम्परेचर, है ना, PTC, मेटल्स रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे विद, रेजिस्टेंस बढ़ता है विद टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर होगा, है ना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर मतलब ठंडा अगर कर दे, पॉजिटिव मतलब क्या, गर्म किए, है ना, पॉजिटिव की तरफ ले गए टेम्परेचर को, हीट किए, तो हीट करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसको बाहर से हीट एनर्जी देंगे
तो अंदर का एटम्स वाइब्रेट करने लगेगा। अब बताओ, पहले तो पत्थर रखा हुआ था, अब तो पत्थर इधर उधर हो रहा है, तो चलने में तो और दिक्कत होगा ना, और दिक्कत होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर में क्या है, सेमीकंडक्टर्स में अगर देखें, है ना, वो देख रहे थे हम लोग मेटल्स में, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, इसमें। अब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो था आपका, पहले था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर देखें सेमीकंडक्टर्स में, है ना, रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर, रेजिस्टेंस घटता है विथ टेम्परेचर, इस बार बढ़ता नहीं है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस घटता है विथ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए इसको नेगेटिव बोला गया। ये नहीं कि ठंडा किए, है ना, ठंडा नहीं, सॉरी वो हम बाय मिस्टेक बोल दी। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स में, बस सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस घटता है विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। फिर जीरो कोफिशिएंट क्या है, एलोज लाइक मैंगनीन, क्या है, मैंगनीन, रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू कांस्टेंट हो जाता है रेजिस्टेंस, ना बढ़ता है ना घटता है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस। देखो सीरीज, ठीक है, सीरीज मतलब ये आपका कुछ ऐसे रेजिस्टर्स लगाया जाता है एक के बाद एक। तो ये हो गया R1, R2, मतलब R3, ठीक है। ये आपका मतलब बैटरी हो गया, प्लस और माइनस, कुछ ये R1, R2, R3 सीरीज में लगा दिए, मतलब एक के बाद एक ऐसे, और ये बैटरी हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका, सीरीज में R इक्विवेलेंट हो जाता है R, बस सबको ऐड कर दो, R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये तीनों को मिला के एक अगर रेजिस्टेंस एक रजिस्टर बना दिए तीनों को मिला के, है ना। ये जो R सीरीज में देख रहे हैं, ठीक है, सीरीज में लगाए हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करके अगर हम लोग सिंगल रजिस्टर बना दें, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान लो ये 3 रजिस्टर है, ये मान लो ये 2 ohms का है, ये 5 ohms है ना, और ये मान लो 6 ohms है, ठीक है। तो यहाँ ये मान लो 1 ohms है, ठीक, 1 ohms 5 ohms और 6 ohms, ये 3 रजिस्टर हमने लगा दिया है। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे, बस तीनों को ऐड कर दो। ये मान लो कि 12 वोल्ट का बैटरी है, हमने 12 वोल्ट का एक बैटरी लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, बस तीनों को ऐड कर दो सिंपली, 1 प्लस 5 प्लस 6, तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12 ohms का R इक्विवेलेंट आ गया आपका। तो टोटल ये तीनों को जब जोड़ दिए हम लोग और एक रजिस्टर बना दिए, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 12 ohms। अगर करंट निकालने बोले तो करंट ओम्स लॉ से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे V इक्वल टू IR होता है ना, तो हमें V भी पता है, V है 12, I हमें नहीं पता, R तो पता है, R कितना आ गया 12, तो I इक्वल टू हो जाएगा 12/12
कट के आ गया 1, मतलब 1 एम्पियर का करंट भी इसमें फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट भी इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सीरीज़ में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3, और जितना भी होगा ऐसे बस जोड़ते जाना है। ठीक है, सबको जोड़ के क्या हुआ, इसको जोड़ के आर इक्विवेलेंट बना दिए। यहाँ पर भी सब जोड़ के एक ये बन गया आके। ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल। पैरेलल में कैसे, ये है पैरेलल कनेक्शन। ये हो गया R1, ठीक है, ये हो गया आपका R2 और ये R3। ठीक है, 3 रेजिस्टर है पैरेलल में लगाए हैं ना। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट हो जाता है आपका यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कुछ ऐसे। ठीक है, सॉरी, और एक यहाँ मिस्टेक हो गया, 1/R इक्विवेलेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो था 1/R इक्विवेलेंट, है ना। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कुछ ऐसे होता है। ये है आपका पैरेलल में ऐसे लगाए हैं 3 रजिस्टर, मान लो R1 R2 R3, तो 1/R इक्विवेलेंट तीनों को मिला के एक रजिस्टर बना दिए, तो वो हो जाएगा आपका 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे करके उसको निकालना है। एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग अभी। मान लो तीनों को मिला के 1/R इक्विवेलेंट कर दिए, एक सिंगल रजिस्टर में बदल दिए इसको, वैसे ही जैसे सीरीज़ में हम लोग किए थे, प्लस माइनस, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, है ना। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। वही सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं।
या फिर नहीं, ले लेते हैं 2 ohms, 3 ohms और ये 4 ohms। 3 रेजिस्टर है हमारे पास, प्लस माइनस। तो इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लो। हम 3 रेजिस्टर लिए हैं, एक 2 ohms, एक 3 ohms और एक 4 ohms, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो बस यूज़ करेंगे फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 है हमारे पास यहाँ पे 2 ohms, R2 है हमारे पास 3 ohms ना, और R3 है हमारे पास 4 ohms ना, 4 ohms। ठीक है, तो बस यहाँ पुट करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक बार इन दोनों को प्लस करके लास्ट में इसके साथ करें, या फिर एक साथ तीनों को ही करते हैं। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 और 4 का। तो 2 1 जा 2, 3 4, वही इंटू ही करना पड़ेगा लास्ट में। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो एलसीएम 2 1 जा 2, 4 आ गया, 3 1 जा 3, 4 आ गया, 4 1 जा 4। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 6 4 जा 24। अब देख लो 1/R इक्वल एलसीएम नीचे, एलसीएम 24 आ गया। ठीक है, नीचे। अच्छा 2, अब देख लो सॉल्व कैसे करेंगे। 2 कितना जा 24 होता है, 2 आपका 12 जा, 2 2 जा 4 12, हाँ 2 12 जा, मतलब 1 इंटू 12 हो जाएगा। ऊपर 1 है ना, तो 1 इंटू 12 हो गया। अच्छा प्लस में 3 कितना जा 24 होता है, 3 आपका 3 8 जा 24 होता है ना, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर भी यहाँ 1 है ना, तो 1 इंटू 8 हो गया। हाँ, फिर 4 कितना जो 4 6 जा 24, यहाँ प्लस में, यहाँ ऊपर कितना 1 है, 4 कितना 6 जा 24 होता है, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ 3 8 जा 24, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये सब ऐसे सॉल्व करने के लिए 2 कितना 2 12 या 24, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे तो 24 ऑलरेडी है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर में जो है उसको लिखना है। प्लस 1 इंटू 6 हो गया, ये वाला सीख लेना बेटर है। ठीक है, तो 12 प्लस का 8 प्लस का 6/24, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया, नीचे तो 24 ही, या 6 प्लस 8 हो गया आपका, या फिर 8 प्लस 12 हो गया 20, 8 9 10, हाँ 20 और 6 26/24। 2 से कटेगा अभी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 1/R इक्विवेलेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, 1/R इक्विवेलेंट हो गया 13/12। तो R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब ये ऊपर 1 नीचे, R इक्विवेलेंट बाई 1 इज इक्वल टू 12/13 ohms, ये हो जाएगा। 12/13 ohms, ये हो जाएगा आंसर। तो फिर से देख लो एक बार, हमने लिया था 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर हमने लिया था, 3 रजिस्टर लिया था, 2 ohms 3 ohms और 4 ohms, है ना। और हमें निकालना है R इक्विवेलेंट इस सर्किट का। तो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बस वही किए, सॉल्व किए। यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर दिए। फिर क्या किए, एलसीएम लिए, एलसीएम 24 आया, फिर इसको सॉल्व किए, बोले ना
कि यहाँ पे देख लो 2 नीचे को देखना है, डिनोमिनेटर तीनों में 24 होना चाहिए, तो 2 12 या 24 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 12 का मल्टीप्लाई होगा जो है। 3 8 या 24 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 8 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो 4 6 या 24 होता है, तो न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर आ गया 13/12 1/r इक्विवेलेंट का। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 13/12। पर हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो आर इक्विवेलेंट होता है ये, रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो 12 नीचे था ऊपर चला गया, 13 ऊपर था नीचे आएगा, तो 12/13 ohms इज योर आंसर। अच्छा, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं ये वाला, और एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर से भी समझा देंगे हम ना। कंपेयर सीरीज वर्सेस पैरेलल, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।